आधी है चंद्रमा रात आधी है, समझ कर चांद जिसको, और चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, चांद का टुकड़ा। ना जाने इतनी कितनी गाने हैं जो चंद्रमा पर बनी हैं, और जाने कितनी कविताएं हैं जो चंद्रमा पर आधारित है। नमस्कार, जय गुरुदेव। तो चांद के साथ इंसानों का संबंध बड़ा पुराना रहा है, इसलिए जो मैंने जिन गानों से शुरुआत की उससे आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा जो डिस्कशन है, हमारा वार्तालाप है, वो चंद्रमा पर है। कितने न जाने गाने और कितने कविताएं जो है चांद पर बनी, क्योंकि चांद के साथ हमारा संबंध बड़ा अटूट है। कभी ये मामा बन के आए, कभी प्रेयसी, तो कभी माता। आइए हम लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में चांद का क्या कारक है और ये कैसे काम करता है। इसके जानने के पहले हम लोग एक छोटा सा कहानी सुनते हैं। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ। एक पुत्री के साथ उनका संबंध थोड़ा ज़्यादा ही था, और जिसके वजह से दूसरी पुत्रियां उनकी नेग्लेक्ट हो जाती थी, जिस वजह से दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया, और फिर वो श्राप का विमोचन हुआ सोमनाथ में जाके। ये चंद्रमा की कहानी है। एक्चुअली ये 27 पुत्रियां सिग्निफिकेंट करती है 27 नक्षत्रों के बारे में। तो एस्ट्रोलॉजी में जो है चंद्रमा कहीं पर माँ का कारक है, तो कहीं पर ये रानी है। सूर्य को राजा माना गया है प्लैनेटरी सिस्टम का, तो चंद्रमा को रानी माना गया है। और कहीं पर यही चंद्रमा माँ का कारक बन जाता है, और कहीं आगे जाकर ये चंद्रमा जो है बदनामी का भी कारक बनता है। तो चंद्रमा जो है इसके कई कारक हैं, और इसका संबंध जो सबसे बड़ा जो कारक है उसका संबंध है हमारे मन के साथ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता। तो चंद्रमा हमारे मन का भी कारक है। तो ऐसा है कि चंद्रमा अगर कंबस्ट है तो आदमी का मन खराब हो जाता है। जहाँ पर हम लोग शनि और चंद्रमा का जो युति है वो देखते हैं, उसमें कहा जाता है ये विष योग है, शनि और चंद्रमा का एक साथ होना। कहा जाता है कि शनि चंद्रमा एक साथ हो तो आदमी का मन में इतनी सारी चिंताएं आती है कि वो विष का निर्माण करने लगती है शरीर में। पर वही शनि चंद्रमा डीप थिंकर बनाता है, आदमी को बहुत गहरे विचार देता है। जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए उनका कहीं ना कहीं शनि और चंद्रमा की युति रही है। तो ऐसा है कि चंद्रमा अगर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है तो आदमी कुछ अलग हटके नहीं सोचेगा, आदमी अपने जगह पे खुश रहेगा और उसकी कोई भी उन्नति नहीं होगी। वही चंद्रमा अगर थोड़ा कंबस्ट है तो आदमी का सोच उनके जो दायरा है उससे बाहर जाएगा। वरना आदमी कोई बड़ा साहित्यकार नहीं बनेगा, कोई बड़ा कवि नहीं बनेगा, कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं बनेगा। इन सब बनने के लिए या इवन सन्यासी बनने के लिए भी आपका चंद्रमा का तो कहीं ना कहीं थोड़ा दूषित होना जरूरी है। जब आदमी का चंद्रमा दूषित नहीं होता तो आदमी बड़ा सेफ रहने की कोशिश करता है और वो कोई रिस्क उठाता ही नहीं है। चंद्रमा के बारे में चलिए हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। चार्ट में कहीं भी अगर चंद्रमा प्लेस्ड है, वो जगह पर जो है ना दिल है कि मानता नहीं हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो वहां पर चंद्रमा उस जगह से वो संतुष्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा 5th पोजीशन पे प्लेस्ड है, तो वो क्या है ना कि उनके बच्चे कितने भी पढ़ाई कर ले, वो बोलेगा बेटा पढ़ ले और थोड़ा पढ़ ले, तुम कम पढ़ रहे हो। और उनका ना अपने बच्चों के प्रति बड़ा आसक्ति रहेगा कि ये कहीं हमें छोड़ के ना चला जाए, ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो क्योंकि चंद्रमा 5वां में वही वहाँ पर थोड़ा सा मोह और असंतुष्टि देने लगता है। वही चंद्रमा अगर 7वां में आ जाए तो कहते हैं कि ठीक है, मेरी पत्नी तो ठीक है, शर्मा जी की पत्नी ज़्यादा अच्छी है। उन्हें दूसरों की पत्नी की सारी खूबियाँ दिखने लगती है और वो अपने मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते हैं। और फिर उसमें अगर मैलेफिक उसको देखना शुरू कर दे तो फिर ये आगे जाके एक्स्ट्रा मैरिटल का भी कारक बन सकता है।
वही चंद्रमा अगर दशम स्थान पे आ जाए, 10th हाउस पे, जो आपके कर्म की जगह है, तो आदमी को अपना जगह पर अपना ही ऑफिस अच्छा नहीं लगता, बाद बाकी सब ठीक है, और आदमी को अपने काम के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमेशा गतिमान है, वो अपने काम में संतुष्ट नहीं रहता है। वही चंद्रमा अगर 12वां में आ जाता है तो लाल किताब बोलती है कि आप अपने घर में कुएं खोदिए, कुआं रखिए। क्यों? क्योंकि लोग आके आपसे पानी मांगे। उसका कारण क्या है कि आप आइसोलेशन में चले जा रहे हैं, आपका जो मन है वो आइसोलेट होता जा रहा है और आप लोगों से आपका एक डिस्टेंस बनता जा रहा है। तो लाल किताब बोलती है कि आप अकेले पड़ जा रहे हैं, तो कम से कम पानी लेने के बहाने तो लोग आएंगे आपके पास, क्योंकि पुराने दिनों में सबके घर में कुआं होता नहीं था, तो लोग जहाँ पर कुआं होता था वहीं जाते थे। एक्चुअली कहना यह है कि आप लोगों के साथ मेल जोल बना के रखिए, तभी आप अकेलेपन के शिकार नहीं होंगे। तो ऐसा है चंद्रमा का ये। वहीं पर अगर आपका चंद्रमा पहला घर में आ जाए तो ज्योतिष में तो यहाँ तक कहा जाता है कि चंद्रमा अगर लगन पे हो तो उन लोगों को कंसल्टेंसी नहीं देना चाहिए। क्यों? कारण ये है, वो सुनेंगे तो सब प्रिडिक्शंस भी सब सही रहते हैं, लोग हाँ जी बोलते भी हैं, पर आप जो रेमेडी देंगे वो रेमेडी फॉलो नहीं करेंगे। चंद्रमा वहीं पर 9th में आ जाए तो उनसे पूछिए कि आपने कितने ज्योतिष बदले और कितने बार विचार आए कि मेरे गुरु अच्छे नहीं है और एक दो गुरु को देख के कि उनके पास चले जाए। नवा चंद्रमा धर्म बदलता है, ज्योतिष और डॉक्टर भी बदलता है, क्योंकि उनको वहां एक जगह में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। चंद्रमा के बारे में एक और अच्छी चीज बताता हूं। चंद्रमा अगर 6, 8, 12 से गुजरे या शनि के ऊपर से गुजरे या केतु के ऊपर से गुजर रहा है, राहु के ऊपर से गुजर रहा है, तो डिप्रेशन हो सकता है, पर रुक जाइए, क्योंकि चंद्रमा किसी भी घर में 2.5 दिन से ज़्यादा या ऐसे कह लीजिए 54 आवर्स से ज़्यादा नहीं रहता है। तो जब चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा हो तो आप तुरंत सोचिए कि आपकी चंद्रमा कहाँ से गुजर रही है, आपके चार्ट में चंद्रमा कहाँ से, कहीं ये 12वें घर से तो नहीं गुजर रही है, कहीं ये अष्टम घर से तो नहीं गुजर रही है जिसकी वजह से मुझे इतना दुश्चिंता हो रहा है, कहीं ये छठे घर से तो नहीं गुजर रही है जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा हर तरह का डर लग रहा है। तो वो पहला ख्याल आते ही आपको समझ में आ जाएगा ये मन का खेल है, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रमा के लिए कि लुनाटिक वर्ड यूज होता है। ये रशिया से आया है, रूसी शब्द है लुनाटिक। लुनाटिक का मतलब क्या है? पागलपन। चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो वो पागलपन तक ला सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पूर्णिमा होता है तो जो मेंटल हॉस्पिटल्स है, असाइलम्स है, मेंटल असाइलम्स, वहाँ पर उन सेंटर्स में लोगों को दौरा पड़ना बढ़ जाता है। इसका कारण है कि हमारा शरीर जो है वो 80% पानी से बना हुआ है, और जब चंद्रमा एकदम तुंग पे रहता है, पूर्णिमा का दिन रहता है, तो शरीर का पानी को ऊपर खींचता है, जिस वजह से पागलपन का दौरा बढ़ जाता है। और इसी वजह से समुद्र में, नदियों में ज्वार और भाटा भी बहुत तेज होता है। तो ये है चंद्रमा। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमारा चार्ट में जहाँ भी चंद्रमा है वहाँ मन बहुत डोलता है, तो उस जगह पर देख लीजिए और उस जगह पर शांत हो जाइए कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी है, क्योंकि वो जगह तो बराबर काम कर रहा है, हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, अगर मन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है तो समझ लीजिए चांद सही जगह से नहीं गुजर रहा है, या आपके नेटल चार्ट में जहाँ पर भी चांद है उस जगह से कोई ऐसा प्लैनेट जा रहा है जो विषाद का कारक बन रहा है, जैसे राहु हो गया, केतु हो गया या शनिदेव हो गए। तो ये है चंद्रमा। तो अगली बार जब भी बुरा थॉट आए तो सोचिए कि मेरा चंद्रमा कहाँ पर है। और दूसरा, चंद्रमा को संभालने वाले सिर्फ एक ही हैं, वो है शिव जी। इवन नारायण तक बोले कि तुम तो किसी के सुनते ही नहीं हो। तो चंद्रमा को संभालना है तो ओम नमः शिवाय, नमः चंद्रशेखराय। तो शिव जी की स्तुति कीजिए, शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए या सोमनाथ जाइए। चंद्रमा का क्षय का रोग सोमनाथ में जाके ठीक हुआ था।
तो वहाँ पर जाइए तो आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। और एक है, चंद्रमा फूड का भी कारक है। गरीबों में अगर भोजन डोनेट कर रहे हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा होने लगेगा। या लोगों का काउंसलिंग कीजिए, चंद्रमा मन का भी कारक है। आप जितना लोगों का काउंसलिंग कीजिएगा, उनका हीलिंग कीजिएगा, तो आपका भी चंद्रमा धीरे धीरे उतना ही अच्छा होता रहेगा। आशा करता हूँ चंद्रमा की ये रेमेडीज़ और चंद्रमा के ये सीक्रेट्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगली बार एक नए चीज़ के साथ आएंगे। तब तक नमस्कार, जय गुरुदेव।